समुद्र पर बड़ी संख्या में समुद्री डाकू जहाज दिखाई दिए। इन समुद्री डाकुओं के जहाज़ों की संख्या 30 से कम नहीं थी। हालांकि वे थोड़े दूर थे और ज्यादा स्पष्ट नहीं थे, फिर भी यह साफ तौर पर देखा जा सकता था कि ये समुद्री डाकू जहाज आकार और शैली में अलग अलग थे, शायद सिर्फ एक ही समुद्री डाकू दल के नहीं। ईशान और बाकी लोगों के पास दूरबीन नहीं थी और वे यह नहीं बता पा रहे थे कि इन जहाज़ों में कितने समुद्री डाकू दल हैं। हालांकि वे यह देख सकते थे कि ये समुद्री डाकू जहाज एक ही लक्ष्य से निपट रहे थे। एक जहाज बिगमा पायरेट्स का झंडा फहरा रहा है। बिगमा पायरेट्स का झंडा बहुत आकर्षक था और उनके जहाज भी आमतौर पर काफी विशिष्ट होते थे। हालांकि बिगमा की मृत्यु के बाद सोल फ्रूट का प्रभाव गायब हो गया था और उनके जहाजों ने अपना व्यक्तित्व खो दिया था और अब वे गाते नहीं थे। फिलहाल इस बात को एक तरफ रखते हुए ईशान ने जो बिगमा पायरेट्स का जहाज देखा था वह दयनीय स्थिति में था। उनके पिछले हिस्से का मस्तूल पहले ही टूट चुका था और बीच वाले मस्तूल का विशाल पाल अब तोपों की गोलाबारी से फटे हुए बड़े बड़े छेदों से भरा हुआ था। धनुष पर लगा मुस्कुराता हुआ फूलनुमा मुकुट किसी समय लगभग उड़ गया था। जहाज का डेक, केबिन और बंदरगाह और दाईं ओर के दोनों हिस्से या तो जल रहे थे या क्षतिग्रस्त थे। दूर से भी चालक दल को आग बुझाने के लिए संघर्ष करते देखा जा सकता था। यह सब बड़े पैमाने पर बमबारी के कारण हुआ था। विभिन्न समुद्री डाकुओं के 30 से ज्यादा जहाज बिगमा पायरेट्स के जहाज को अर्धचंद्राकार घेरे में उन्हें नष्ट करने के इरादे से घेरे हुए थे। हालांकि केवल धनुषाकार तोपें ही दाग सकती थीं। इतने सारे जहाजों के साथ कुल मिलाकर दर्जनों तोपें थीं। हर गोलाबारी से तोप के गोलों की एक घनी बौछार उड़ रही थी जो बिगमा पायरेट्स के जहाज के आसपास के इलाके पर लगातार बमबारी कर रही थी, जिससे ऊंची लहरें उठ रही थीं। कुछ गोलियां सीधे लगीं, जिससे जहाज के कुछ हिस्से फट गए या विस्फोट होने पर आग लग गई। हे यह दृश्य देखकर मनीष तुरंत समझ गया और बोला, लगता है बिगमा पायरेट्स के दुश्मन दस्तक दे आए हैं। मनीष का अंदाजा सही था। ईशान और उसके साथियों के सामने जो कुछ घटित हो रहा था वह दीवार गिरती है और सब धक्का देते हैं वाली बात थी। जब बिगमा का आदर्श एक ऐसी जगह बनाना था जहां सभी लोग शांतिपूर्वक साथ रह सकें, तो उन्होंने नई दुनिया में जमकर उत्पात मचाया। लेकिन उन्होंने इस आदर्श को बलपूर्वक बढ़ावा दिया। जो कोई भी उनके अधीन नहीं होता था उसकी मृत्यु हो जाती थी। टोटो लैंड की स्थापना से लेकर अब तक अनगिनत देशों ने बिगमा के समुद्री डाकुओं के हाथों कष्ट झेले हैं और उनके द्वारा मारे गए समुद्री डाकुओं की संख्या तो और भी अनगिनत है। कुछ लोग मर गए और बदला नहीं ले पाए, लेकिन कुछ अभी भी जिंदा थे। ये द्वेष तभी दबाए जा सके और दिन-ब-दिन बढ़ते गए जब बिगमा पायरेट्स अभी भी 4 सम्राटों में से एक थे। जब यह खबर फैली कि ईशान ने बिगमा को नीचे गिरा दिया है और योनको के पद पर आसीन हो गया है, तो लोग चौंक गए, लेकिन तुरंत ही उन्हें एहसास हो गया कि बदला लेने का अवसर आखिरकार आ ही गया है। लोगों की नजर में बिगमा मर चुकी थी और उसके ज्यादातर ताकतवर बच्चों को नए योंको ईशान ने मार डाला था। जो बचे थे वे आवारा कुत्तों से ज्यादा कुछ नहीं थे। नतीजतन बिगमा के समुद्री लुटेरों से दुश्मनी रखने वाले कई समुद्री लुटेरों के दल एकजुट हो गए और बिगमा के बचे खुचे समुद्री लुटेरों की तलाश में दुनिया भर में खोजबीन करने लगे। जैसा कि ईशान ने पहले कहा था, बिगमा के वे बेटे बेटियां और उनके द्वारा बख्शे गए चालक दल के सदस्य अब अपनी पहली चुनौती का सामना कर रहे थे। यह नहीं कि ईशान से बदला कैसे लिया जाए और अपना सम्मान कैसे वापस पाया जाए, बल्कि यह कि इन दुश्मनों के अंतहीन प्रतिशोध से कैसे निपटा जाए। जब बिगमा पायरेट्स 4 सम्राटों में से एक थे, तो वे कमजोरों के साथ जो चाहे कर सकते थे। लेकिन अब सब कुछ उलट गया था।
इन पुराने दुश्मनों द्वारा उनका पीछा किया जा रहा था और वे बेतरतीब ढंग से भाग रहे थे। इन लोगों के प्रति घृणा की गहराई को देखते हुए यदि बिग माँ के शेष बच्चे उनके हाथों में पड़ गए तो केवल एक ही परिणाम होगा, मृत्यु। ईशान को नहीं पता था कि इस जहाज पर बिग माँ के कितने बच्चे थे, लेकिन उसे पता था कि यह उतना व्यवस्थित नहीं था जितना होल केक द्वीप छोड़ते समय था। वे आंतरिक रूप से एकजुट नहीं थे और द्वीप छोड़ने के बाद कई बच्चे शायद अलग हो गए होंगे। जिन लोगों ने छोड़ने का फैसला किया उन्हें गुमनामी में जीना पड़ा, लेकिन जिन लोगों ने फिर भी बिग माँ पायरेट्स का झंडा फहराने की हिम्मत की वे शायद हार मानने को तैयार नहीं थे और बिग माँ पायरेट्स के पुराने गौरव को बहाल करना चाहते थे। यह सोचकर ईशान ने ठंडी सांस ली और मनीष और बीना से कहा, मैं देखने जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वह आकाश में उछला और बिग माँ पायरेट्स के जहाज की ओर उड़ गया। न तो पीछा करने वाले और न ही भागने वाले दल उस निर्जन द्वीप की ओर बढ़ रहे थे जहां ईशान और उसके साथी आराम कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे किनारे से गुजर रहे थे, इसलिए पहले किसी ने उस द्वीप पर ध्यान नहीं दिया था। जब ईशान अचानक उड़ गया, उसके विशिष्ट काले ज्वाला पंख सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। तभी कुछ पहरेदारों ने उसे देखा, जिससे बिग माँ समुद्री डाकुओं का पीछा कर रहे समुद्री डाकू गठबंधन में खलबली मच गई। जैसे ही यह बात जहाजों में तेजी से फैली, एक के बाद एक समुद्री लुटेरों ने ईशान को आसमान में देखा और वे दंग रह गए। यह ब्लैक ड्रैगन ईशान है। वह अचानक यहाँ कैसे आ गया? क्या यह हो सकता है कि वह बिग माँ पायरेट्स के जहाज का पीछा कर रहा है? धिक्कार है। क्या हम उसे नाराज करेंगे? आखिरकार हम उसका शिकार चुरा रहे हैं। जल्दी करो, जहाजों को रोको, तुरंत रोको। किसी को भी तोप चलाने की इजाजत नहीं है। जो कोई भी तोप चलाने की हिम्मत करे, मुझे बेरहम होने का दोष मत देना। मैं तुम्हारी वजह से मरना नहीं चाहता। हाँ, अगर कोई आवारा गोला गलती से आसमान से टकरा जाए तो। बिग माँ पायरेट्स का पीछा कर रहे 30 से ज्यादा समुद्री लुटेरों के जहाजों में अफरा तफरी मच गई। कुछ जहाज रुक गए, जबकि कुछ घबराकर पीछे मुड़कर भागने की कोशिश कर रहे थे। गठबंधन की गति तुरंत गायब हो गई और वे एक अव्यवस्थित भीड़ में बदल गए। तकनीकी रूप से बिग माँ पायरेट्स ड्रैगन हंटर पायरेट्स के दुश्मन थे और बिग माँ पायरेट्स के अवशेषों का पीछा करने वाले ये पायरेट्स ड्रैगन हंटर पायरेट्स के ही पक्ष में माने जा सकते थे। लेकिन जैसा कि उस पायरेट ने पहले कहा था, क्या होगा अगर यह योंको ईशान का नया शिकार हो? इसलिए कोई भी ईशान के यहाँ आने के इरादों का अंदाजा नहीं लगा सका। नए योंको की प्रतिष्ठा ने उन सभी को सांस रोककर उत्सुकता से आकाश में ईशान को देखते हुए उसके फैसले का इंतजार करने पर मजबूर कर दिया। ईशान को समझ नहीं आ रहा था कि ये समुद्री डाकू क्या सोच रहे हैं। वह हवा में मंडराता हुआ बिग माँ पायरेट्स के जहाज पर मौजूद लोगों को देख रहा था। शायद ईशान की उपस्थिति को देखते हुए जहाज पर बिग माँ पायरेट्स के सभी सदस्य डेक पर इकट्ठा हो गए थे और निराशा भरी आंखों से ईशान को देख रहे थे। इससे ईशान को यह देखने में सुविधा हुई कि वहां अभी भी कौन है। उसने बड़ी माँ की सबसे बड़ी बेटी चारुलता कॉम्पोट को देखा। बड़ी माँ से सबसे ज्यादा मिलती जुलती होने के कारण वह बाकी सदस्यों में सबसे प्रमुख लग रही थी। तीसरा बेटा चारुलता दायफुकु, पांचवा बेटा चारुलता ओपेरा, 26वां बेटा चारुलता बावरोइस और दानव महिला चारुलता अमांडे भी थे। हालांकि गैलेट और मोंटडी और जो उनके साथ पहले ही होल केक द्वीप छोड़ चुके थे, जहाज पर नहीं थे और ईशान ने स्मूथी को भी नहीं देखा। इसके अलावा मूल बिग माँ पायरेट्स के कुछ लड़ाके भी थे, जैसे बॉबिन, रैंडोल्फ और डीजल। हालांकि बैरन तामागो और पेकोम्स मौजूद नहीं थे। दरअसल बिग माँ पायरेट्स अलग हो गए थे।
हालांकि अमांडे और दाइफुकु ईशान को देखकर हताश दिखे, फिर भी अंदर ही अंदर उन्हें उम्मीद की एक किरण दिखाई दे रही थी। ईशान ने उन्हें होल केक आइलैंड पर बख्श दिया था, शायद इस बार भी वो ऐसा ही करेगा। लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि भीड़ में से एक आदमी अचानक आगे आया। वह स्नैक था, स्वीट कमांडरों में से एक, जिससे ईशान पहले कभी नहीं मिला था। तुम हो? स्नैक गुस्से से चिल्लाया, तलवार पकड़े हुए और हवा में ही ईशान की ओर इशारा करते हुए। तुम ही हो जिसने बिग मा पायरेट्स को बर्बाद कर दिया था। स्नैक की दहाड़ सुनकर दाइफुकु और अमांडे के दिल बैठ गए। धिक्कार है स्नैक, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कर रहे हो। लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे। स्नैक उस समय एक मिशन पर गया हुआ था और ईशान से कभी नहीं मिला था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि ईशान कितना ताकतवर है। उसने अभी अभी अपना मिशन पूरा किया था और लौट ही रहा था कि अचानक उसने यह खबर देखी कि बिग मा पायरेट्स का नाश हो गया है। वह तो स्वीट कमांडरों में से एक था। वह इस गुस्से को कैसे सह सकता था? समुद्र में कॉम्पोट और दाइफुकु से मिलने के बाद हालांकि उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा, वह अपनी खींच को दबा रहा था और होल केक द्वीप पर फिर से कब्जा करना चाहता था। इसके अलावा दाइफुकु और अन्य लोगों के विवरण से स्नैक को गलत धारणा मिली। उसने सोचा कि बिग मा पर ईशान ने घात लगाकर हमला किया था, जब वह अपनी लालसा से प्रेरित उन्माद में थी। जो लोग अब भी उसी जहाज पर थे, वे बेशक हार मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन इससे पहले कि वे होल केक द्वीप पर फिर से कब्जा करने के बारे में बात कर पाते, उनके दुश्मन उन्हें ढूंढ चुके थे। स्नैक इस विकट परिस्थिति से लगभग पागल हो गया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि भागते समय उनका सामना अपने सबसे बड़े दुश्मन ईशान से होगा। इसलिए वह बाहर निकलने का इंतजार नहीं कर सका और उसने सबसे पहले ईशान को नीचे गिराने की योजना बनाई। दाइफुकु और बाकी लोग तो उसकी हरकतों से डरे हुए थे ही, ईशान भी हैरान था। ये आदमी कौन है? क्या ये बेवकूफ है? स्नैक की भावनाएं समझ में आती थीं, लेकिन मैंने तुम्हारी बड़ी माँ को भी मार डाला है, फिर भी तुम मुझे चुनौती देने की हिम्मत करते हो। तुम्हें इतना आत्मविश्वास कहाँ से मिलता है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम कटकुरी और पेरोस्पेरो से ज्यादा ताकतवर हो? इस समय दाइफुकु और बाकी लोग दौड़कर आ चुके थे। स्नैक को नीचे दबा दिया और उसका मुंह बंद कर दिया ताकि वह आगे कुछ न बोल सके। लेकिन समस्या यह थी कि स्नैक के अचानक मुंह से निकले शब्दों ने ईशान को पहले ही गुस्सा दिला दिया था। उस जमाने में बिग मा पायरेट्स की संख्या हजारों में थी, पता नहीं ऐसे और कितने लोग अभी भी वहां थे। बस यही सोचकर कि आगे चलकर उसे ऐसे जोकरों का सामना करना पड़ेगा, ईशान को गुस्सा आ गया। ठीक है, चूंकि हम यहाँ तुमसे टकरा गए हैं, तो ये तुम्हारी बदकिस्मती है। और चूंकि तुम अलग हो गए हो, तो इसका मतलब है कि इस जहाज पर हर कोई तुम्हारा कट्टर वफादार है। ईशान बेवकूफ नहीं था। हालांकि उसे पता था कि ये बचे हुए लोग ज्यादा परेशानी नहीं खड़ी कर सकते, लेकिन ड्रैगन हंटर पायरेट्स के पास इस समय संख्या कम थी। अगर ये लोग कभी कभार ड्रैगन हंटर पायरेट्स के इलाके पर हमला कर दें, तो क्या यह बहुत बड़ी मुसीबत नहीं होगी? उस स्थिति में आज ही यहीं बिग मा पायरेट्स के बैनर को पूरी तरह से मिटा दिया जाए। ईशान ने पास ही स्थित समुद्री डाकुओं के गठबंधन को देखते हुए उनके झंडों पर नजर डाली और मोटे तौर पर अनुमान लगाया कि वहां लगभग 20 समुद्री डाकुओं के दल थे। हम दर्शक भी अपनी जगह पर हैं। ईशान अच्छी तरह जानता था कि योंको के पद तक पहुंचने का उसका निवारक प्रभाव अभी भी पर्याप्त नहीं था। लोगों का आश्चर्य और भय मुख्यतः अनुभवी बिग मा पायरेट्स के पतन से था। ईशान का उत्थान बहुत तेजी से हुआ था, इसलिए जिन लोगों ने उससे बातचीत नहीं की थी,
वे भी यह नहीं समझ पाए कि वह वास्तव में कितना दुर्जेय था। न्यू एड वॉर का सीधा प्रसारण ही पर्याप्त नहीं था। व्हाइटबियर्ड पायरेट्स इसलिए प्रसिद्ध थे क्योंकि वे दशकों से लड़ रहे थे। इसकी तुलना में ईशान और उसके ड्रैगन हंटर पायरेट्स अभी भी नए थे। तो अब ईशान को बस यही करना था कि दुनिया को अपनी ताकत दिखाने का कोई भी मौका न चुके। तभी वह और उसके ड्रैगन हंटर पायरेट्स अनुभवी योंकों से अपना अंतर कम कर सकते थे। इस प्रकार सबकी चौकस निगाहों के नीचे ईशान अचानक हवा में ऊपर उठ गया और उसके पूरे शरीर में सुनहरी लपटें फूट पड़ी, साथ ही लपटों के भीतर कड़कती बिजली भी चमकने लगी। सावधान, वह हमला करने ही वाला है। दाइफुकु और बाकी लोग स्नैक से बेहद नफरत करते थे, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे। अब स्नैक को उसकी लापरवाही के लिए जिम्मेदार ठहराने का समय नहीं था। ईशान के इरादे को भांपते ही सभी ने तुरंत अपनी शैतानी फल क्षमताओं का इस्तेमाल किया और ईशान के हमले से बचाव के लिए तैयार होने के लिए अलग अलग मुद्राएं बना लीं। हालांकि इस समय ईशान की कमर पर सेनबोनजाकुरा और ब्लैक विंग दानव चुपचाप गायब हो गए, चुपचाप उसके द्वारा जारी किए गए। लेकिन इस बार ईशान के शरीर पर कोई असामान्यता नहीं दिखी। उसने बस अपने दोनों हाथ कमर पर बांध लिए और हवा में झुक गया। बहुत खूब। मी हा, मी हा, हर शब्द का उच्चारण करते हुए ईशान ने अपनी सारी नेन अपने हाथों में समेट ली। आखिरी शब्द चिल्लाते हुए उसने अचानक अपनी हथेलियां नीचे बिग मा पायरेट्स के जहाज की ओर कर दी। बिल्कुल सही, यह कामेहामेहा था। ट्रंक कार्ड से लैस होने पर ईशान ऊर्जा तरंगों का इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन तथाकथित ऊर्जा तरंगें हमले का कोई निश्चित रूप नहीं थीं और ईशान को उनका खुलकर इस्तेमाल करने की अनुमति देती थीं। तो अब गोकू कार्ड के बिना भी ईशान कामेहामेहा कर सकता था। ईशान के जोर लगाने से उसकी हथेलियों से अचानक एक चमकदार सुनहरी रोशनी फूट पड़ी, जो प्रकाश की एक मोटी किरण में बदल गई, जिसने समुद्र के ऊपर आकाश को रोशन कर दिया। अनगिनत भयभीत निगाहों के बीच यह कामेहामेहा तुरंत ऊपर से नीचे उतरा और उस जहाज पर हमला किया जहां स्नैक और अन्य लोग थे। एक जोरदार धमाके के साथ पूरा जहाज कामेहामेहा की शक्ति से बलपूर्वक समुद्र में दबा दिया गया, फिर पलटाव बल के तहत हवा में ऊंचा उछाल दिया गया। इतने विशाल 3 मस्तूल वाले जहाज को हवा में उछालते देखना वाकई अद्भुत था। जहाज के हवा में 1.5 चक्कर देखकर देखने वाले समुद्री डाकू गठबंधन के होश उड़ गए और उनके जबड़े लगभग खुले रह गए। जैसे ही जहाज हवा में ऊपर उठा, तेज आवाजें सुनाई देने लगीं और घूमते समय वह टुकड़ों में टूट गया। जहाज को सीधे भेदने के बाद ईशान का कामेहामेहा समुद्र में चला गया और जब यह समुद्र तल की चट्टान की परत से टकराया तो एक प्रलयंकारी विस्फोट हुआ। टक्कर स्थल से अचानक 100 मीटर ऊंची विशाल लहरें उठीं। शंकु के आकार की पानी की फुहारें नीचे से जहाज के मलबे पर फिर से टकराईं और बचे हुए बिग मा समुद्री लुटेरे, जो पहले ही हवा में उछल चुके थे, समुद्र में बह गए। अगले ही क्षण लहरों का बल खत्म हो गया और वे ऊपर से टूटकर समुद्र में गिर पड़ी, जिससे एक चक्र बन गया जो चारों दिशाओं में फैल गया। जहाज पर सवार लोग इतनी जबरदस्त शक्ति के तले बहुत पहले ही चूर चूर हो चुके थे, लेकिन अभी तक सब कुछ खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि ईशान के कामेहामेहा ने समुद्र तल की चट्टानी परत में एक बड़ा गड्ढा बना दिया था, जिससे स्वाभाविक रूप से समुद्री पानी उसमें भर गया था, जिससे समुद्र की सतह पर एक विशाल भंवर बन गया था। गठबंधन के जहाजों पर मौजूद सभी समुद्री डाकू मूकदर्शक बने रहे, क्योंकि बिग मा पायरेट्स के सदस्यों के शव और उनके जहाज का मलबा विशाल भंवर में समा गया था, जो फिर कभी सतह पर नहीं आया। इस प्रकार पूरा जहाज, उसके चालक दल और माल सहित समुद्र की तलहटी में पूरी तरह से दब गया। समुद्र धीरे धीरे शांत हो गया,
लेकिन इस दृश्य से उत्पन्न भारी सदमे ने समुद्री डाकुओं को अभी भी स्तब्ध कर दिया, जिससे वे उबर नहीं पाए। बिगमा पायरेट्स के सदस्यों का पूरा जहाज बस चला गया। समुद्री डाकू, जो पहले तो नफरत से भरे हुए थे, अब हतप्रभ रह गए। उन्होंने सोचा था कि वे नए योंको, ईशान को जहाज पर हमला करते और सबको मार डालते देखेंगे। किसने सोचा होगा कि ईशान एक ही वार में जहाज को इतनी निर्णायक और सफाई से तबाह कर देगा। इसलिए जब वे अंततः होश में आए तो उनमें से प्रत्येक को अचानक ऐसा महसूस हुआ कि उनके पैर कमजोर हो गए हैं, वे खड़े होने में असमर्थ हो गए हैं और धड़ाम से डेक पर घुटनों के बल गिर पड़े। जैसा कि उम्मीद थी। धिक्कार है, जो लोग योनको बन सकते हैं वे सभी राक्षस हैं। क्या इस तरह का हमला किसी इंसान पर भी संभव है? इस दिन ईशान ने 20 से अधिक समुद्री डाकू दलों के लोगों के दिलों में एक बड़ी छाया छोड़ी। कोई भी ईशान को दिखावा करने से नहीं रोक सका। पलटकर ईशान उस छोटे से द्वीप पर वापस उड़ गया और समुद्री डाकुओं की नजरों से ओझल हो गया। सवाल, उसने इन समुद्री डाकुओं से कुछ खाना क्यों नहीं लिया ताकि उस जानवर को खिला सके जिसे वह अपनी यात्रा में साथ लाया था। जब वह द्वीप पर लौटा तो मनीष और बीना दोनों उसे विस्फारित आंखों से घूर रहे थे। तुम। बीना ने डर से ईशान को देखा और कहा, तुम सच में इतने ताकतवर हो? दोनों में बहुत ज्यादा अंतर था। उसने सोचा भी नहीं था कि उसके सामने खड़ा यह खूबसूरत युवक, जो उसकी चचेरी बहन का दोस्त था, इतनी भयानक ताकत रखता होगा। क्या यह योनको स्तर के व्यक्ति की शक्ति है? बीना ने अंततः इसे देखा, लेकिन उसे लगा कि यह उसकी कल्पना से बिल्कुल अलग था। कम अनुभवी बीना के उलट मनीष मन ही मन ईशान की ताकत की तुलना पोप्स व्हाइटबियर्ड से कर रहा था। उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि एक ही वार से तबाही मचा देने की यह क्षमता पोप्स के लगभग बराबर थी। राक्षस, सचमुच एक राक्षस। वह न्यू एज युद्ध के दौरान से भी अधिक शक्तिशाली लग रहा है। मनीष ने सिर हिलाते हुए कहा, अब मुझे यकीन हो गया है कि इस बार वानो जाने में कोई खतरा नहीं है। जो भी तुमसे पंगा लेने की हिम्मत करेगा वो जिंदगी से थक चुका है। ईशान बिना ज्यादा कुछ कहे मुस्कुराया और बोला, चलो चलें। आराम करने के बाद अब समय है कि हम सड़क पर निकलें। इसलिए ईशान ने मोर्चा संभाला। मनीष ने अभी भी सदमे में पड़ी बीना को उठाया और दो लपटें आसमान में उठीं, जो समुद्री डाकू गठबंधन की विस्मयकारी निगाहों के नीचे दूर क्षितिज की ओर उड़ गईं। तीनों के चले जाने के बाद समुद्री डाकू गठबंधन ने उस ओर देखा जहां भंवर था। हालांकि उन्होंने बिगमा पायरेट्स से व्यक्तिगत रूप से बदला नहीं लिया था, लेकिन जब उन्होंने जहाज का विनाश देखा तो उन्हें लगा कि उनका बड़ा बदला पूरा हो गया है। कई लोग अचानक खुशी के आंसू बहाने लगे, अपने चेहरे ढंकर रोने लगे। वे समझ गए कि आज के बाद बिगमा पायरेट्स का अस्तित्व शायद नहीं रहेगा। समुद्री डाकू गठबंधन एक-एक करके भागने लगा। इस लड़ाई के गवाह होने के नाते उन्हें पता था कि अब उन्हें ब्लैक ड्रैगन ईशान नए योंको की ख्याति पूरी दुनिया में फैलानी है। यद्यपि सीधी रेखा में हवा में उड़ना जहाज से यात्रा करने की तुलना में कहीं अधिक तेज है, फिर भी ईशान और उसके साथियों को वानो देश के समुद्री क्षेत्र तक पहुंचने में पूरे 3 दिन लग गए। नई दुनिया के समुद्र निरंतर बदलते रहते हैं और हर तरह की अविश्वसनीय मौसमी घटनाएं संभव हैं। इसलिए ईशान और अन्य लोगों को भी जब भी खराब मौसम का सामना करना पड़ा तो उन्हें रुककर आश्रय लेना पड़ा। पहले तो वे सीधे ऊंचे आसमान में उड़कर बादलों के बीच से गुजर सकते थे, जिससे उन्हें नीचे के खराब मौसम की चिंता से मुक्ति मिल जाती। लेकिन उन्हें डर था कि उड़ते समय उनकी ऊर्जा टिक नहीं पाएगी, जो मुसीबत का सबब बन सकता था। विवर कार्ड की एक विशेषता है,
आप कार्ड के मालिक के जितना करीब होंगे, आपकी हथेली में रखने पर यह उतनी ही अधिक बार धड़केगा। ईशान और उसके साथियों ने दूरी का अंदाजा लगाने के लिए इस पद्धति का इस्तेमाल किया। सुबह के उजाले में जब दूर क्षितिज पर एक लंबी काली परछाई दिखाई दी, तो मनीष ने ईशान को बताया कि यह वह भूमि है जहां वानो देश स्थित है। मनीष पहले भी कई बार वानो देश गए थे, लेकिन तब वे जहाज से आए थे, जो अब सीधे हवाई जहाज से आने से अलग था। रास्ते के नज़ारे और जगहें बिल्कुल अलग थीं, इसलिए विवर कार्ड के मार्गदर्शन के बिना मनीष गाइड की भूमिका नहीं निभा पाते। हालांकि भूमि की छाया को देखकर मनीष ने विश्वास के साथ ईशान को बताया कि यह वास्तव में वानो देश है, क्योंकि वानो देश नई दुनिया के उन कुछ देशों में से एक है जिसका भूमि क्षेत्र बहुत बड़ा है। बेशक यह अपेक्षाकृत विशाल है, क्योंकि नई दुनिया में कभी कभी कुछ किलोमीटर में फैला एक छोटा सा द्वीप जिसकी आबादी कई हजार होती है, एक देश की स्थापना कर सकता है, और ऐसे राष्ट्र तो बहुत हैं। इसकी तुलना में 1000 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा क्षेत्रफल वाला वानो देश स्वाभाविक रूप से अद्वितीय रूप से धन्य प्रतीत होता है। किसी द्वीप का क्षेत्रफल उसके जनसंख्या आधार को निर्धारित करता है, यह सामान्य ज्ञान है। जनसंख्या जितनी अधिक होगी, राष्ट्रीय शक्ति स्वाभाविक रूप से उतनी ही मजबूत होगी। इस तथ्य के साथ कि वानो देश समुराई पैदा करता है, इस देश को दुनिया द्वारा मजबूत राष्ट्रों में से एक के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। नई दुनिया में वानो देश जैसे कई मजबूत राष्ट्र हैं। दिग्गजों के प्रसिद्ध राज्यों में से एक एल्बाफ स्वाभाविक रूप से किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। ड्रैगन हंटर पायरेट्स के जिक ने एक बार बातचीत के दौरान अपनी लॉन्गार्म जनजाति की मातृभूमि का उल्लेख किया। यह नई दुनिया में स्वॉर्ड माउंटेन द्वीप पर तेना केना साम्राज्य है, जो एक प्रसिद्ध मजबूत राष्ट्र भी है। इसके अलावा लॉन्गलेग जनजाति, जिसे लॉन्ग फुटेड जनजाति के रूप में भी जाना जाता है, का अपना देश है, और फिर जू है, मिंक जनजाति की मातृभूमि जिसे ईशान जानता है। यह कहा जा सकता है कि नई दुनिया में इन विशेष जातियों द्वारा स्थापित सभी देशों को मजबूत राष्ट्र कहा जा सकता है, क्योंकि उनके पास अक्सर अद्वितीय कौशल और युद्ध क्षमताएं होती हैं। हालांकि ईशान ने एक घटना देखी। जब वे पहली बार नई दुनिया में प्रवेश कर रहे थे, तब समुद्र में हलचल मचाने वाले जहाज़ों की तुलना में उनकी उड़ान के दौरान देखे गए जहाज़ों की संख्या में काफी कमी आ रही थी। जब वे वानो देश के आसपास के जलक्षेत्र में पहुंचे तो ईशान और उसके साथियों को एक भी जहाज नहीं दिखा। मनीष ने उन्हें समझाया, ऐसा इसलिए है क्योंकि वानो कंट्री जिस क्षेत्र में स्थित है, वह नई दुनिया में काफी अंदर है। जैसे जैसे जलवायु और समुद्री धाराएं लगातार खतरनाक होती जा रही हैं, नई दुनिया में जितना आगे बढ़ा जाए, उतने ही कम जहाज इन क्षेत्रों तक पहुंच पा रहे हैं। नतीजतन नई दुनिया में गहराई में स्थित द्वीपों और देशों का बाहरी दुनिया से संपर्क कम होता जा रहा है। दूसरे शब्दों में, वे अलग थलग हैं। नई दुनिया में गहरे बसे इन द्वीपों और देशों को सुदूर पिछड़े इलाके माना जा सकता है। कुछ तो और भी दूर के द्वीप अभी भी आदिम अवस्था में हैं, जहां कटाई छंटाई वाली कृषि पद्धति अपनाई जाती है। बिना अंतःक्रिया के स्वाभाविक रूप से कोई सभ्यता या ज्ञानोदय नहीं हो सकता, और ज्ञान प्राप्ति भी कोई खास प्रगति नहीं कर पाती। मनीष ने ईशान को बताया कि वानो देश में शैतानी फल खाने वालों को, जो दुनिया भर में पहले से ही जाने पहचाने हैं, आज भी दुर्लभ फल कहा जाता है। उनका मानना है कि ऐसे फल खाने के बाद कोई व्यक्ति जादूटोना करने वाला बन सकता है। हालांकि वे अलग थलग हैं, किसी भी जाति में ऐसे लोग हमेशा मौजूद रहेंगे जो बाहरी दुनिया देखना चाहते हैं। उड़ते हुए मनीष ने ईशान से कहा, खासकर समुद्री डाकुओं के महायुग के आगमन के बाद से नई दुनिया की सुदूर गहराइयों में भी लोग लगातार बाहरी दुनिया में आ रहे हैं।
साथ ही बाहरी लोग उनके द्वीपों और देशों तक भी पहुंच रहे हैं। दुर्भाग्य से दास व्यापारियों की नजर में ये दुर्लभ प्रजातियां बहुमूल्य वस्तुएं मानी जाती हैं। भाग्यशाली लोग समुद्री डाकुओं के दल में शामिल होकर दुनिया भर में समुद्री डाकू बनकर घूम सकते हैं, लेकिन बदकिस्मत लोग दास व्यापारियों द्वारा पकड़ लिए जाते हैं और दुनिया भर में बेच दिए जाते हैं। कुल मिलाकर उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। बाहरी दुनिया हमेशा क्रूर होती है, ईशान ने सिर हिलाया। सच में, मनीष ने जवाब दिया। लेकिन इतनी क्रूर दुनिया के सामने कुछ लोग चिंतित महसूस करते हैं, वानो देश भी ऐसा ही है। हालांकि उनका देश नई दुनिया में गहराई में स्थित है, लेकिन यह पूरी तरह से दुर्गम नहीं है। जब से समुद्री डाकुओं का महायुग शुरू हुआ है, उन्होंने लगातार नई चीजें देखी हैं, लेकिन उनके अपने लोगों को भी लगातार नुकसान पहुंचाया गया है। हालांकि वानो देश के लोग सामान्य इंसान हैं, उनके देश में कुछ दुर्लभ प्रजातियां हैं, इसलिए समुद्री डाकू अक्सर इन दुर्लभ जीवों को निशाना बनाते हैं, लगातार उनके देश को परेशान करते हैं। इसलिए वानो देश के कई लोग बाहरी लोगों के प्रति अधिक रूढ़िवादी हो गए हैं। यही वजह है कि उनकी अलगाम की नीति है। ओह! ईशान ने सोचते हुए सिर हिलाया। यह कुछ लोगों के अवचेतन मन में टालमटोल करने वाले व्यवहार जैसा लगा। लेकिन ऐसे लोग तो होंगे ही जो इससे बचेंगे नहीं, है ना? ईशान ने पूछा। सच तो यही है। मनीष ने सिर हिलाया। बाहरी दुनिया से होने वाले नुकसान का सामना करते हुए कुछ लोग उसका सीधा सामना करना चुनते हैं। बाहरी दुनिया के प्रति उनका रवैया ज्यादा सकारात्मक होता है। वानो देश के कुरी में रहने वाला कोजुकी परिवार इसका एक उदाहरण है। ईशान और मनीष उड़ते हुए बातें कर रहे थे। बीना मनीष की पीठ पर लेटी हुई थी, कुछ ऊबी हुई सी लग रही थी। उसे इन बातों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उसने मनीष को हिलाया और कहा, तुमने कहा था कि वानो कंट्री में कई दुर्लभ जानवर हैं, तो मैंने उन्हें क्यों नहीं देखा? क्या हम पहले से ही वानो कंट्री की रेंज में नहीं हैं? अगर आप दुर्लभ जानवरों को देखना चाहते हैं तो यह आसान है। मनीष मुस्कुराया। उसने अपना सिर घुमाकर आसमान की तरफ देखा, फिर रुककर दक्षिण पूर्व की ओर इशारा किया। देखो, क्या यह वही नहीं है? ईशान और बीना ने ऊपर देखा तो दक्षिण पूर्वी आकाश में एक काला बिंदु बहुत तेजी से उड़ता हुआ दिखाई दिया। कुछ ही देर में वे उसे साफ देख पाए। वो एक बहुत बड़ा काला पक्षी था। देखने में तो वो एक बड़ा कौआ लग रहा था, पर अजीब बात ये थी कि उसका शरीर इंसान जैसा था। इस विशालकाय कौवे के पंजे पंछियों जैसे नहीं, बल्कि इंसानों जैसे थे। उसका पूरा शरीर काले पंखों से ढका हुआ था, सिर्फ नंगे इंसानी पैरों को छोड़कर। यह किस तरह का पक्षी है? कौवे को आगे उड़ते देख ईशान ने आश्चर्य से पूछा। पता नहीं, आखिर इसे दुर्लभ जानवर ही तो कहा जाता है। लेकिन वानो देश के लोग इसे क्रो टेंगू कहते हैं। मनीष ने जवाब दिया। वे इन दुर्लभ जानवरों को योकाई कहते हैं। योकाई है ना? बिल्कुल योकाई जैसा दिखता है। ईशान को अचानक याद आया कि बिग माँ के टोटो लैंड के दुर्लभ जानवरों के संग्रह में ग्रिफिन और यूनिकॉर्न जैसे पौराणिक जीव भी थे। इसलिए वानो कंट्री में तथाकथित योकाई का अस्तित्व स्वीकार करना ज्यादा मुश्किल नहीं लगा। यहाँ एक कौवा टेंगू है, तो क्या न्यू जैसे जीव भी होते हैं? ईशान ने मनीष से पूछा। वह यूं ही पूछ रहा था, लेकिन मनीष हैरान रह गया और पलटकर पूछा, हूँ? तुम्हें कैसे पता चला? ईशान हैरानी से मुंह से खून थूकने ही वाला था कि क्या ये सच में होते हैं? हाँ, मनीष ने पुष्टि की।
यह 9 सिर वाला एक भयंकर पक्षी है जो वानो देश के ऊंचे पहाड़ों में रहता है। इसके रंगरूप के आधार पर हम इसे 9 सिर वाला पक्षी कहते हैं, लेकिन वानो देश के लोग इसे नुए कहते हैं। मनीष ने समझाया। वे इसे एक प्रकार का योकाई भी मानते हैं। अपनी बात खत्म करते हुए मनीष ने आसमान की तरफ इशारा किया। शायद आपको पता न हो, लेकिन वानो कंट्री के आसपास के समुद्री इलाके में इन खूंखार पक्षियों की वजह से न्यूज़कू भी नहीं आना चाहता। ये न्यूज़कू का शिकार करते हैं और किसी वजह से उन्हें ये खास तौर पर पसंद भी हैं। इसलिए यहाँ वानो कंट्री में आपको अखबार नहीं मिलते और जानकारी बेहद कम है। वानो कंट्री के लोगों को बाहरी दुनिया की खबरें ज्यादातर समुद्री लुटेरों से मिलती हैं। मनीष के समझाने के बाद ईशान को समझ आया कि ये तथाकथित योकाई असल में कुछ दुर्लभ पक्षी और जानवर ही थे। बात बस इतनी थी कि वानो देश की अलगाववादी नीति के कारण, उनके सीमित ज्ञान के कारण वे इन दुर्लभ जीवों को योकाई मानने लगे थे, यहाँ तक कि उनके बारे में किंवदंतियां भी गढ़ने लगे थे। इस दुनिया में कई अजीबोगरीब और अनोखे जीव हैं। ईशान ने समुद्र में बिताए अपने सालों में इनमें से कई देखे थे। इसलिए अगर अचानक उसे कोई ऐसा जीव भी मिल जाए जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा हो, तो उसे वह अनोखा लगेगा और वह उसे योकाई नहीं समझेगा। सिर्फ उसकी ही नहीं, बल्कि इन समुद्रों में नौकायन करने वाले ज्यादातर लोगों की भी यही प्रतिक्रिया होगी। बाहरी लोगों और वानो देश के लोगों के बीच यही अंतर है। बातचीत करते हुए वे तीनों द्वीप के किनारे पर पहुंचे और नीचे उतरने लगे और समुद्र तट पर एक चट्टान पर अपेक्षाकृत समतल स्थान पर उतर गए। वानो देश के लोग बहुत ही विदेशी विरोधी हैं। उनकी अलगाववादी नीतियों के कारण देश में कोई बड़ा बंदरगाह नहीं है, क्योंकि वे बाहरी लोगों का स्वागत नहीं करते और वे खुद भी शायद ही कभी समुद्र में जाते हैं। बेशक चूंकि वे समुद्र के किनारे रहते हैं, समुद्री भोजन स्वाभाविक रूप से एक महत्वपूर्ण खाद्य स्रोत है। इसलिए वानो देश में मछुआरे तो हैं, लेकिन वे आमतौर पर द्वीप से दूर नहीं जाते। पहला, क्योंकि द्वीप के कानून इसकी इजाजत नहीं देते। दूसरा, क्योंकि बहुत दूर जाने से मुसीबत खड़ी हो सकती है। समुद्र में न केवल अप्रत्याशित मौसम होता है, बल्कि भयंकर समुद्री राजा भी होते हैं। एक छोटी मछली पकड़ने वाली नाव किसी भी तूफान का सामना नहीं कर सकती। मनीष गाइड था, वह पहले भी इस देश में आ चुका था। उतरने के बाद उसने ईशान से कहा कि उन्हें पहले तट के किनारे किसी मछुआरे के गांव में जाकर पूछताछ करनी चाहिए और यह पता लगाना चाहिए कि वे कहाँ उतरे हैं। इससे पहले जब वे नीचे उतर रहे थे, मनीष ने ऊंचाई का फायदा उठाते हुए चारों ओर देखा और उत्तर दिशा में एक गांव जैसा कुछ देखा। इसलिए उसने पहले इस गांव में जाने की योजना बनाई। बीना तुरंत निराश हो गई और बोली, क्या तुम पहले कभी यहाँ नहीं आए? तुम्हें अब भी लोगों से पूछने की क्या जरूरत है? मनीष ने हाथ फैलाकर कहा, कुछ नहीं हो सकता। नौकायन और उड़ान के रास्ते बिल्कुल अलग होते हैं। उड़ते समय आप सीधी रेखा में जा सकते हैं, लेकिन नौकायन करते समय आपको कई द्वीपों और चट्टानों से बचना पड़ता है। और जब हम व्हाइटबियर्ड पायरेट्स उस समय वानो देश में उतरे थे, तो हम सिर्फ कुरी में उतरे थे, जिस पर कोजुकी परिवार का शासन था। हम इसके अलावा और कहीं नहीं गए। तो अब हमें यह तय करना है कि हम कुरी से कितनी दूर हैं और किस दिशा में जाना है ना? ईशान ने पूछा। मनीष ने सिर हिलाया, उसका मतलब बिल्कुल यही था। तो फिर हम सीधे गांव क्यों नहीं उड़ जाते? बीना ने हैरानी से पूछा। उतरकर पैदल क्यों जाएं? वानो देश के लोगों को नई चीजें स्वीकार करना मुश्किल लगता है। मनीष ने मुस्कुराते हुए कहा।
अगर हम ऐसे ही उड़कर ऊपर चले गए तो हमें तीर लग सकते हैं, इसलिए इन परेशानियों से बचना ही बेहतर है। ईशान भी थोड़ा हैरान हुआ और बोला, ऐसे में अगर हम ऐसे ही गांव में चले भी जाएं, तो क्या हम मुसीबत नहीं खड़ी करेंगे? हम तो बाहरी ही लग रहे हैं। मनीष ने कहा, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। दरअसल मैंने वानो कंट्री के कुछ कपड़े खरीदने के बारे में सोचा था, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि यहाँ पुरुष आमतौर पर अपने बालों को चोटी में बांधते हैं और महिलाओं को बाहर जाते समय मास्क पहनना पड़ता है। हम ऐसा तो नहीं कर सकते, है ना? धिक्कार है। ईशान अपने बालों को छूने से खुद को रोक नहीं सका, यह सोचकर कि अगर उसकी चोटी उल्टी चोटी में बदल गई तो वह मरना पसंद करेगा। हे भगवान! बीना भी हक्की बक्की रह गई। मनीष का वर्णन जितना सुनती उतना ही उसे लगता कि वानो देश के लोग बिल्कुल देहाती हैं। औरतों को बाहर निकलते समय मास्क पहनना पड़ता है, तो हम चाहे जैसे भी भेष बदल लें, हमारा व्यवहार वानो देश के लोगों से बिल्कुल अलग है। चूंकि ऐसा है तो हम ऐसे ही अंदर जा सकते हैं, मनीष ने कहा। लेकिन इस तरह यहाँ के लोग हमसे जरूर सावधान रहेंगे। तो फिर उन्हें सावधान रहने दो, ईशान ने बेबसी से कहा। अगर हम रास्ता पूछ सकते हैं तो हम सीधे उड़कर आ सकते हैं। चर्चा के बाद वे तीनों जंगल से होते हुए उत्तर दिशा में स्थित छोटे से गांव की ओर चल पड़े। रास्ते में ईशान ने जंगल में कई अजीबोगरीब जीव देखे। जंगल में रहने वाले ये जीव इंसानों से नहीं डरते थे। छोटे जीव उन्हें देखकर कौतूहल से देखते थे, जबकि ज्यादा खूंखार जीव उन पर हमला करने की कोशिश भी करते थे। दुर्भाग्य से उनमें से किसी को भी कोई फायदा नहीं हो पाता था। बीना को जंगल में एक प्रकार की गिलहरी जो अपना शरीर फुला सकती थी, बहुत प्यारी लगी और वह उसे पकड़कर अपने साथ ले जाना चाहती थी। हालांकि मनीष ने उसे रोका और कहा, बकवास मत करो। हालांकि वानो देश के लोग इन दुर्लभ जानवरों को योकाई कहते हैं, लेकिन वे इनसे डरते नहीं, बल्कि इनकी पूजा करते हैं। इसलिए इन जीवों को यूं ही मत पकड़ो, क्योंकि कोई नहीं जानता कि तुमने जो जीव पकड़ा है वह उनके पूजे जाने वाले योकाई में से एक है या नहीं। अतीत में वानो देश में आए कई समुद्री लुटेरों ने इन दुर्लभ जानवरों को यूं ही पकड़कर झगड़े पैदा किए थे, जिससे लोगों में आक्रोश फैल गया था। मनीष की यह बात सुनकर बीना की हिम्मत नहीं हुई और वह किसी को भी लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। तीनों जंगल में भागते रहे और जब उन खूंखार जीवों का सामना हुआ तो उन्होंने उन्हें धराशायी कर दिया। यह देखकर कि वे गांव पहुंचने ही वाले हैं, ईशान को अचानक एक अजीब सी चिड़िया की आवाज सुनाई दी। चिड़िया की आवाज जंगल में गूंज उठी। पहले तो एक ही आवाज सुनाई दी, लेकिन फिर दूर से वही आवाजें एक के बाद एक आने लगीं, मानो जवाब दे रही हों। मनीष ने भी स्वाभाविक रूप से यह सुना और अपनी अभिव्यक्ति बदले बिना नहीं रह सका। बोला, यह अलार्म सिग्नल है। इस गांव में संतरी हैं। उसके शब्द निकलते ही उन्होंने देखा कि पास ही के पेड़ हिलने लगे हैं और कई आकृतियां डालियों के ऊपर से छलांग लगा रही हैं। कुछ ही देर में उन तीनों ने खुद को दर्जनों लोगों से घिरा पाया। उनके आसपास के सभी लोग पेड़ों पर बैठे थे और ऊपर से उन तीनों को देख रहे थे। ईशान ने ऊपर देखा और इन लोगों को देखा, पाया कि वे सभी चुस्त काले कपड़े पहने हुए थे, उनके सिर पर स्कार्फ लिपटा हुआ था और उनके चेहरे मास्क से ढके हुए थे, जिससे केवल उनकी आंखें ही खुली हुई थीं। साथ ही इन सभी काले कपड़े पहने लोगों की कमर में छोटी तलवारें लटकी हुई थीं। निंजा, यह ईशान की पहली प्रतिक्रिया थी, क्योंकि इन काले कपड़े पहने लोगों की पोशाक उन निंजा जैसी थी जो उसके दिमाग में थे,